हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने यूनिट नंबर 2 के मैक्सिमम पार्ट को कवर कर लिया है। हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं और किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिराइव किया जाता है, किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनता है। तो किसी भी काम को करने का बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उसी को प्रिंसिपल का रूप दिया जाता है, सिद्धांत का रूप दिया जाता है। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया और वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट में आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में हमने इतना कर लिया है और अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है। और दूसरा मैंने स्टार्ट किया था कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन जो था आपका, जो एक जनरल एग्रीमेंट है जिसमें मैंने आपको कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मेटालिटी बताया था लास्ट के वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जिसे हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है। तो सारे कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। अब हम लास्ट जो है आपका कंसेप्ट है ये, इसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका स्टार्ट करेंगे और आज हम उसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। तो प्रूडेंस भी इसको बोलता है या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या कहता है आपका कन्वेंशन? ये कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसे इग्नोर करो, और अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसकी तैयारी अभी से करो। ये होता है कि आप एक तरीके से प्लेइंग सेफ, आप सेफ खेलना चाहते हो, हर तरीके से आप जो है वो सेफ रहना चाहते हो अपने बिजनेस में। जैसे हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। जब आप पढ़ाई करते हो, एडमिशन लेते हो, तो उस समय से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन आपको पता होता है कि एक समय आएगा जब हमारा एग्जामिनेशन होगा और हमारा रिजल्ट आउट होगा और हमें पता चलेगा कि साल भर हमने क्या पढ़ाई की। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत से पढ़ाई में लग जाते हैं, यानी उस रिज़ल्ट की जो तैयारी है उसको बहुत शुरुआत से लग जाते हैं, उसमें पढ़ा शुरू से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो, और वो लगातार पढ़ते जाते हैं, और जब एग्जामिनेशन होता है तो वो एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के देते हैं और उनका मार्क्स भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा, एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले, 4 दिन 5 दिन पहले उनको ये आपका दिमाग में आता है कि अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर एग्ज़ामिनेशन का डेट जब अनाउंस होता है तब उनको लगता है कि अरे हमने तो साल भर तैयारी की ही नहीं, अब क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर एग्ज़ामिनेशन टाइम में तैयारी करोगे तो आप पूरे तरीके से पूरे कोर्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप सेफ प्ले नहीं कर रहे हो। आपको सेफ प्ले करना है क्या, कि आप शुरुआत से पढ़ाई करो। किसी भी कंपटीशन की या एग्जामिनेशन की हम बात करें तो बहुत तरीके से शुरुआत से पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, तब जाकर के एंड में आपका रिजल्ट अच्छा होता है। उसी तरीके से कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बिजनेस में क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो जाएगा तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बिजनेस का तो अच्छा ही होगा कि कोई प्रॉफिट होगा। तो उसके बारे में क्यों सोचते रहना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कोई प्रॉफिट होगा, देखा जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी इस डेट को आप जान रहे हो कि आगे आने वाले साल में हमको कोई लॉस होने वाला है, जो कि सर्टेन है, लॉस हमको होगा, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। अगर आप अभी से तैयार नहीं करोगे और आपको 10 साल के बाद मान लो कि कोई एक बड़ा अमाउंट का लायबिलिटी क्रिएट होगा, जो कि आपको अभी ही पता है, तो फिर क्या होगा कि उस समय अगर आपको अभी इग्नोर कर दोगे कि 10 साल के बाद आपको पता है कि लॉस होने वाला है 10 लाख का, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और आप उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तो 10 साल के बाद जब वो आपके सामने खड़ा होगा 10 लाख का अमाउंट, तब आप उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे।
ठीक है। तो उसकी तैयारी क्या बोलता है, प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स की, उसकी तैयारी आप अभी से करो। अभी से थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करो, ताकि जब 10 साल के बाद एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट होगी तब उसके लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए, बिजनेस के पास पैसा होना चाहिए कि उस लायबिलिटी को चुका सके। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही कहता है कि अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो इसको इग्नोर करो, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी क्या करो, आप अभी से स्टार्ट कर दो। ये आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट आपका ये कहता है। क्लियर है बात। इसीलिए कहता है, क्या कहता है ये कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला तो वैसे भी आप इसको इग्नोर करो, कोई लॉस होने वाला तो उसकी तैयारी अभी से कर दो। एक लाइन में बात कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जितना एंटिसिपेटेड लॉस है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको रिकॉर्ड करिए, बट ऑल एंटिसिपेटेड एंड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। तो जो आपका एंटिसिपेटेड अपेक्षित लाभ अगर कोई होने वाला है या वैसा लाभ होने वाला है जिसका वैल्यू आप अभी तक रियलाइज नहीं किए हैं, उस तरीके का कोई भी अगर गेन होने वाला है तो उसको क्या करो, उसको आप इग्नोर करो। तो बोलता है ऑल एंटिसिपेटेड एंड अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। उसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, दरकिनार कर देना है। क्यों कर देना है इग्नोर उसको, क्योंकि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो इससे तो कोई नुकसान फर्म को नहीं है। प्रॉफिट होगा तो अगर कोई गेन होगा तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा तो नहीं। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। क्या पॉलिसी है इसका कि प्लेइंग सेफ, आप बिल्कुल सेफ रहो फ्यूचर के लिए। प्रॉफिट होगा कोई बात नहीं, हो जाएगा प्रॉफिट, आ जाएगा पैसा, कोई नुकसान है। लेकिन अभी आपको पता है कि कोई लायबिलिटी क्रिएट होगा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो उसकी तैयारी अभी से नहीं करोगे तो उस समय कहाँ से पैसा लाओगे। तो ये प्लेइंग सेफ नहीं है कि प्रॉफिट होगा आने दो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नुकसान होगा तो अभी से तैयारी करो। इसीलिए क्या कहता है कि कंजर्वेटिज्म इज द आपका पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, सेफ प्ले करना है। अब कहता है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का। पहला कहता है आपका क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। अब क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक जो है आपका स्टॉक इन ट्रेड, वो आपका अनसोल्ड गुड्स है। अब इसका वैल्यूएशन करना है कि क्या इसका वैल्यू होना चाहिए, क्या लेंगे हम, कॉस्ट पे लेंगे या मार्केट वैल्यू पे लेंगे। तो फिर से बात यहाँ पर याद रखो कि कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये सेफ जो है वो प्ले करने के लिए कहता है। तो आप जो है विच एवर इज लेस, या तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगा आप उसको लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो कम प्राइस है, अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं कुछ गुड्स है आपका, मार्केट में उसका प्राइस है 12,000 रुपये और आपके पास है 10,000 रुपये, तो 12,000 आप बढ़ा करके एसेट का, करंट एसेट का वैल्यू क्यों ले रहे हो। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना कम लोगे उतना ही आपको जब सामान मार्केट में बेचोगे तो फायदा होगा। इसीलिए कहता है कि मार्केट वैल्यू जो है और कॉस्ट प्राइस जो भी लेस होगा वो हम लेंगे। ये आपका प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है। ज़्यादा लेंगे तो हमको ओवर स्टॉक दिखेगा, मतलब ओवर वैल्यू दिखेगा सब चीज़ का कि हाँ इसका इतना प्राइस है, जबकि अगर कम लेंगे तो आपको वो चीज़ क्या दिखेगा कि हाँ ये इसका प्राइस जो है वो कम है, जब बेचेंगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट उतना भी होगा। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि स्टॉक का जब वैल्यूड कर रहे हैं तो जो कॉस्ट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम होगा हम उसको लेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। अब आपका हर बार ऐसा होता है कि कुछ डेटर जो है वो पैसा रिटर्न नहीं करते हैं और आपका बैड डेट हो जाता है, मतलब डूब जाता है पैसा। तो इसके लिए आप बनाते हो क्या, प्रोविज़न। और प्रोविज़न क्यों बनाते हो, क्योंकि आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है आपका, तो उसकी तैयारी आप अभी से करो।
इसीलिए आप यहाँ पर क्या करते हो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये प्रोविज़न आप क्रिएट करते हो, क्योंकि आगे आने वाले में अगर वाकई में एक्चुअल में कोई बैड डेट होता है, पैसा डूबता है, तो उसके लिए आप तैयारी अभी से करो। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हम बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाते हैं। ये सब इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको कहता है कि कोई भी एंटीसिपेटेड लॉस है तो उसकी तैयारी आप अभी से करो। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रोविज़न फॉर अ पेंडिंग लॉ शूट अगेंस्ट फर्म विच में आइदर बी डिसाइडेड इन इट्स फेवर। तो मतलब अगर हो सकता है कि फ्यूचर में जो केस बिजनेस के ऊपर कोई केस होगा और वो पेंडिंग है अभी, हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आपको पैसा उसके अगेंस्ट देना भी पड़े या हो सकता है कि नहीं भी देना पड़े, लेकिन फिर भी आप सेफ प्ले करोगे और उसके लिए प्रोविज़न बनाओगे। तो ये आपका कहता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट कि फ्यूचर में अगर कोई भी आपका लॉस होने वाला है उसकी तैयारी अभी से करो, प्रॉफिट होने वाला है इग्नोर करो। एक लाइन में बात। तो जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया, प्रोविज़न हो गया, ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? तो ये आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी कम होगा आपको कम लेना है, आपको कम करके उसको दिखाना है कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट में 12,000 है, आपके पास 10,000 है, तो आप कॉस्ट प्राइस 10,000 पे लो। अगर आपके पास 10,000 है, मार्केट में आपके पास 12,000 का कॉस्ट है और मार्केट में उसका वैल्यू 10,000 है, तो जो कम है आप उस पे लो। ये प्लेइंग सेफ हुआ। अगर आप ज़्यादा पर ले लोगे तो फिर आपको ये चीज़ बढ़ करके बिजनेस में दिखेगा कि हाँ मेरा स्टॉक इतने का है, जबकि एक्चुअल में उतना नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे कम होगा प्ले आपको सेफ करना है, इसमें प्लेइंग सेफ करना है, मतलब एकदम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हमको नुकसान फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका वो टाइम टू टाइम अकाउंटेंट को गाइड करता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग करना है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगा, वो डाइवर्स ना हो जाए, वो अलग अलग तरीके से ना बना दे। सारे अकाउंटेंट, दुनिया भर के अकाउंटेंट जो काम कर रहे हैं, वो डाइवर्स ना हो जाए। मतलब कि आप कुछ अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसी पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, दूसरे अकाउंटेंट दूसरे पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, और इस तरीके से अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप एक बिजनेस के रिजल्ट को दूसरे बिजनेस के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर पाओगे। बहुत सारा पॉलिसी और मेथड है अकाउंटिंग को करने का, एक ट्रांजैक्शन को डील करने का बहुत सारा आपका कंसेप्ट दिया गया है या पॉलिसी दिया गया है। अब अगर आपको कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ना किया जाए, एक आपको ये ना बताया जाए कि किस तरीके से काम करना है, गाइड करना है अकाउंटेंट को, अगर ये नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा कि जो भी अकाउंटिंग है वो डाइवर्स हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो आप कि क्लास में सारे बच्चे लोग बैठते हैं और उनको टाइम टू टाइम ये गाइड करना है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से सिलेबस कवर करना है, सारे कंसेप्ट को किस तरीके से समझना है और किस तरीके से लाइन बाय लाइन जो अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसको पूरा करना है। तो टाइम टू टाइम आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, काम करना है। सेम चीज़ अकाउंटेंट के साथ भी है, बहुत सारा पॉलिसी मेथड है और जो आपका कहता है कि कोई भी पॉलिसी मेथड जो आप अगर अपनाओगे, अलग अलग पॉलिसी अलग अलग मेथड अपनाओगे, तो वो अकाउंटिंग जो है वो डाइवर्स हो जाएगा। और इस डाइवर्स अकाउंटिंग अगर होता है तो फिर आप अपने रिजल्ट को दूसरे के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड may be defined as written statement issued from time to time by institutes of accounting professional। अगर इंडिया की बात करें तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल और प्रैक्टिस फॉर ड्राइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट,
वो डाइवर्स ना हो जाए, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स टाइम टू टाइम इशू करते हैं एक रिटन स्टेटमेंट की किस तरीके से अकाउंटेंट को काम करना है। अगर ये नहीं दिया जाए, नहीं किया जाए, आपका टाइम टू टाइम गाइड नहीं किया जाएगा, तो दुनिया भर का जो अकाउंटेंट है या जो अकाउंटिंग हो रहा है वो डाइवर्स हो जाएगा। और जब डाइवर्स हो जाएगा तो ना ही आप रिजल्ट को कंपेयर कर पाओगे और ना ही सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ड्रॉ कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेसिकली लाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या इंश्योर करता है, तो यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो एक सामान्य रूप से होना चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो अलग अलग तरीके से और प्रेजेंटेशन भी आपका अलग अलग है, तो फिर आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहता है कि जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद कहता है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स अबाउट द पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो साथ ही साथ ये भी बताता है यूजर्स को कि कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ये भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। फिर ये क्या करेगा कि रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो अगर ये जो है क्या करेगा, रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाया जा रहा है और जो प्रैक्टिस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डाइवर्स ना हो जाए, इसीलिए आपका जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं वो टाइम टू टाइम अकाउंटेंट को रिटन स्टेटमेंट के थ्रू ये गाइडलाइन देते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है और उसे प्रेजेंट करना है। फिर क्या है आपका, कहता है कि इंश्योर कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये भी आपको बताता है, ये इंश्योर करता है। कौन इंश्योर करता है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है क्या चीज़, तो कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और कंपैरेबिलिटी। तो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, किस तरीके से आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट को या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करोगे कि उसमें बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंसी होगा और कंपैरेबिलिटी भी होगा, ताकि आप अपने रिजल्ट को किसी दूसरे के बिजनेस के रिजल्ट से या आप प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर से कंपेयर कर सकें। तो ये सारी बातें होंगी इसमें। फिर टू इम्प्रूव दी रियलाइबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो रियलाइबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीय अकाउंटिंग होना चाहिए, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस नहीं देगा अकाउंटेंट को, तो सारा अकाउंटिंग जो है वो डाइवर्स हो जाएगा और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है या रियलाइबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। और लोगों का अगर इस पर से भरोसा उठ गया अकाउंटिंग पर से, तो फिर आप जानते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र को मिल रहा है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से बनाने से ही मिल रहा है। और अगर पॉलिसी को गलत अपनाया गया है या अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएगा और इससे जो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग है, जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी कि वो सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इन्वेस्टर को ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं अपनाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो अकाउंटिंग का क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, विश्वसनीयता इसका कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा कि हम जो है वो इन्वेस्ट करें या नहीं करें, ये एक्चुअल फिगर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सही तरीके से अकाउंटिंग किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सारा कन्फ्यूज़न उसके अंदर आएगा, तो वो कन्फ्यूज़न में पड़ेगा, वो करेक्ट डिसीजन जो है ले नहीं पाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, टाइम टू टाइम अकाउंटेंट को गाइडलाइन करता है, गाइडलाइंस देता है, उसे बताता है कि किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है।
क्रेडिटर की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर भी कंफ्यूज रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके कि पता नहीं ये ट्रू है, विश्वसनीय है या नहीं है, सही है या नहीं है, तो ये सब चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए क्या है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपको बताएगा, अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो हैं आपके वो बताएगा, टाइम टू टाइम गाइडलाइन करेगा कि दुनिया भर के अकाउंटेंट को किस तरीके से काम करना है। तो बेसिकली यही आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव को और बाकी सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।